वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो हम अभी क्लास 6th की पॉलिटी कर रहे थे, तो उसके साथ साथ हम लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की जो बुक है, इसमें मेन फोकस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे होगा, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई थी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो देखो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है। मतलब बेसिक अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रीएम्बल क्या होता है और तुमको जल्दी से जवाब देना हो तो तुम क्या बोलोगे। जैसे कोई भी सामान जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी मशीनरी मान लो, कुछ भी जो तुम यूज़ करते हो, कुछ भी होगा, चाहे तुम्हारा हेयर ड्रायर हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे टोस्टर हो, चाहे जो भी चीज़ हो, तो वो क्या होता है, जनरली एक मैनुअल के साथ आता है। तुम्हारे एक छोटी सी बुक होती है या फिर एक सर्टिफिकेट, एक कार्ड काइंड ऑफ होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसको कैसे यूज़ करना है, इसके बेसिक फ़ीचर क्या है और ये क्या क्या आपको करके दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, एक बुक जिसमें बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें भी एक वो कार्ड जैसा है, उसको हम एक लैटिन वर्ड है, उसका नाम है प्रिएम्बुलस, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। मतलब किसी भी चीज़ के पहले इसको रीड कर लो, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे तुम्हारी बुक्स होती हैं तो उसके सबसे पहले तो उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि दिस इज़ अ बुक ऑफ डैश डैश डैश, इसमें तुम ये पढ़ोगे, है ना। तो ऐसे ही प्रीएम्बल होता है, इट इज़ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन करा रही है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्यों उस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का जो इंडेक्स पेज के पहले जो लिखा होता है ना कि ये बुक किसके बारे में है, ये किताब किसके बारे में है, वैसे ही प्रीएम्बल में लिखा होता है। तो वो क्या क्या बताता है, पर्पस, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ये जो किताब बनी है उसका पर्पस क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, कौन सी थ्योरी में बेस्ड है, कौन से आइडिया में बेस्ड है, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट और मैप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर तुम कोई भी किताब का जो पहला पेज होता है, जनरली तुमने जो स्टोरी बुक्स देखी होंगी, जिनको नॉवेल्स कहते हैं, उनके लास्ट पेज में एक लिखा होता है कि इस बुक में एक ऐसी स्टोरी होगी, है ना। ऐसी प्रियम्बल को तो तुमको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, इसमें हम ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, मिस्ट्री होगी, हॉरर होगा, क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही जब तुम प्रियम्बल पढ़ते हो तो तुमको एक आइडिया आ जाता है कि इसमें, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसके बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो एक मैप टाइप का तुमको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ें इसमें होंगी। अब थोड़ा डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं प्रियम्बल के बारे में। सबसे पहले, हु ड्राफ्टेड प्रियम्बल, कौन था जिसने प्रियम्बल बनाया, तो उसका जवाब क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि B.R. अम्बेडकर का नाम होना चाहिए था, तो B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, मतलब लिखा नहीं था, उन्होंने क्या किया था, अलग अलग जगह से अलग अलग जगह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, वहाँ पे जो रूल्स थे उनको देख के फिर रूल बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपना। लेकिन उन्होंने प्रियम्बल नहीं बनाया था, प्रियम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। क्यों बनाया था, उन्होंने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये प्रियम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या, क्यों बन रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों की ज़िंदगियों में। ठीक है, अच्छी होगी या बुरी होगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ओथ कहते हैं ना, शपथ ग्रहण वाली जो चीज़ होती है वो ली थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो रूल बुक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, उन्होंने जब इसको लिखा तो उसको कहा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, और इसको जब रीड किया लोगों ने तो उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया इसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ प्रियम्बल। कब किया, 22 जून 1947, जनवरी, नॉट जून। ठीक है, जनवरी में किया था। तो 22 जून को, जनवरी को, 22 जनवरी को 1947 में कहा कि चलो ठीक है, ये जो आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया है ये बहुत अच्छा है, इसको हम प्रियम्बल की तरफ यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल है, मतलब कि हर किताब के आगे ये जो छोटी सी चीज़ लिखी होती है ना, तो ये पहले, अब जब भी किसी ने एक चीज़ बनाई होगी तो पहले रफ़ बनाते हैं, फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। लेकिन ये जो आइडिया था प्रियम्बल का, ये कहाँ से आया था, USA में। जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रियम्बल रखा गया था, वहाँ से इन्होंने, जो इंडिया है, इनको ये आइडिया मिला कि हम लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब जब प्रियम्बल पढ़ते हैं, हमारी लोग कहते हैं NCERT बुक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट NCERT का जो फर्स्ट पेज होता है,
फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज को ही होता है, उसमें सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल लिखा होता है। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? मतलब ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया? एक्चुअली वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज़ करने के बहुत सारे रीजंस हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो लोगों को बहुत ये प्रॉब्लम हो रही थी कि स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ लोग बोल रहे थे ओम लिखो, कुछ लोग बोल रहे थे जितने भी अपने धर्म हैं उनके सिंबल्स जो होते हैं वो धार्मिक जो सिंबल्स हैं वो लगाओ। तो बहुत सारा कन्फ्लिक्ट था, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया क्या है, सेकुलर है, किसी भी धर्म पे वो विशेष ध्यान नहीं देती, मतलब सब पे इक्वल ध्यान देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ध्यान नहीं देती, सबको ध्यान देती है। इसीलिए कहाँ से स्टार्ट किया गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे और क्या समझ में आता है? ये दिखाता है कि जो सबसे बड़ी पावर है वो किसके पास है। अगर सबसे पहले किसी एक इंसान का नाम लिखा है तो समझ में क्या आता है? लीडर कौन है? ये तो लीडर कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर मैं कह रही हूँ कि हम सब हम सब भारतवासी, मतलब मैं भी, तुम भी, जो सुन रहा है वो सब भी, तो ये दिखाता है कि किसने लिखा, किसके लिए लिखा, मेन पावर कौन है, जो मेन पावरफुल इंसान है वो कौन है। तो वो कौन थे? इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं। ये ठीक है, इसमें कुछ नेचर है। इसका नेचर का मतलब क्या होता है? ये कैसा है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? सोवरेंट है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है और रिपब्लिक है। तो प्रियम्बल शो करता है कि हम ये सब पांचों क्वालिटीज़ हम में हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? एक इंसान है, उसका नेचर कैसा है, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, वो है कैसा। फिर उसका ऑब्जेक्टिव मतलब उसके गोल क्या है, उसका सपना क्या है। ठीक है, तो ये जस्टिस प्रोवाइड करेगा, न्याय देगा, इक्वालिटी देगा, लोगों में बराबर होंगे लोग, ऐसा होगा। लिबर्टी, कुछ फ्रीडम देगा। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? अगर मैं पूछूं एक्सप्लेन लिबर्टी, तो लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी का मतलब होता है ऐसे हम लोग फ्री हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हम फ्री हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ करने के लिए फ्री हैं तो हम क्राइम करने के लिए भी फ्री हैं। हम किसी को मर्डर कर देंगे लेकिन हमको कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो फ्री हैं। लिबर्टी इज़ डिफाइंड एज फ्रीडम विच इज़ बाउंडेड और केज्ड इनसाइड द वॉल्स ऑफ लॉ। मतलब नियमों की दीवारों से घिरी हुई जो हमको स्वतंत्रता दी गई है वो लिबर्टी होती है। ठीक है, तो हमको लिबर्टी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कराता है। नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और 1949 में 26 नवंबर, याद रखना नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था कि ठीक है आज से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अब ये सोचो कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मतलब अब ठीक है, अब जब तुम पूरी किताब को लेते हो तो प्रियम्बल बुक के अंदर मानोगे या बुक के बाहर? क्योंकि जो मेन कंटेंट शुरू होता है, जो फर्स्ट रूल नंबर स्टार्ट है हमारा, फर्स्ट रूल होगा, फर्स्ट आर्टिकल होगा, वो तो प्रियम्बल के बाद लिखा गया है। लेकिन जो मेन कवर है उसके तो अंदर है प्रियम्बल, है ना। तो वो किताब के अंदर है या किताब के बाहर? ठीक है, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। दो केसेस हुए थे। एक हुआ था रीबर्बेरियन यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। ठीक है, तो इसमें जो एससी का क्या मतलब है? इसमें सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 42nd, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं उसको। उसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि ये चीज़, अब ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ आज से 200 साल पुरानी थी, जो 200 साल पुरानी कहते थे कि ऐसा करो, वो अभी भी हम नहीं कर सकते। अब हमको 100 साल पहले कहा गया था चिट्ठियाँ भेजो, तो हम चिट्ठियाँ नहीं भेजेंगे अभी, है ना। तो क्या होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अब जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनको ये पता था कि आज से 100 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद चीज़ें परिवर्तन होंगी, चेंज होगा। तो हो सकता है उसके आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स हैं उनमें भी चेंज लाना ज़रूरी हो जाए। तो इसलिए एक लॉ रखा गया था जिसका नाम है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके आधार पर आप चेंजेस ला सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट पे चेंज ला सकते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल है वो उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम चेंज नहीं ला सकते। तो पहले उन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, इसलिए प्रियम्बल को चेंज नहीं कर सकते।
दूसरा इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भूल गए थे कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है, वैसे ही हमारा प्रियम्बल भी बनाया गया है, वैसे ही अडॉप्ट किया गया है और वैसे ही एम्फेसिस दिया गया है उसको। तो फिर हम ऐसा क्यों, इसको अलग क्यों मान रहे हैं? फिर दूसरा केस आया। दूसरा केस था केशव नंदा भारती और केरला के स्टेट के बीच में था। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब हमने सेम तरीके से अडॉप्ट किया है, सेम तरीके से सब है, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन को सेम तरीके से अडॉप्ट किया है, प्रियम्बल को सेम तरीके से अडॉप्ट किया है, तो दोनों अलग अलग नहीं हैं, इसलिए प्रियम्बल पे भी चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है, कुछ चेंजेस लाए गए अपने ये जो है प्रियम्बल, उसमें चेंजेस लाए गए, आई एम सॉरी, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए गए चेंजेस अपने प्रियम्बल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही, तुम चेंज कर सकते हो लेकिन सिर्फ तभी कर सकते हो जब उसके बेसिक फीचर्स जो हैं उस पर छेड़छाड़ ना हो। बेसिक फीचर्स जैसे प्रियम्बल में कहा गया है कि हम इक्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे सबको, ठीक है, सारे लोग बराबर हैं। अब तुम उसमें इनइक्वालिटी नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि अगर तुम इनइक्वालिटी डालोगे तो दोनों वर्ड बिल्कुल अपोजिट है ना, कि भाई बोल रहे हो कि इक्वालिटी देंगे लेकिन हम अनइक्वल मान रहे हैं सबको, तो क्या हो जाएगा, उसका जो बेसिक फीचर है वो बेसिक फीचर नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए बेसिक फीचर जो बेसिक फीचर है वो बिना चेंज किए अगर तुम नए वर्ड्स लाना चाहते हो तो ला सकते हो। 3 वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो बस अपने पूरा प्रियम्बल में सिर्फ एक बार बदलाव लाया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उसमें 3 वर्ड लाए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, 3 वर्ड लाए गए थे। अब इन सब का मतलब क्या होता है, जो कुछ वर्ड्स हैं उनका मतलब बताऊंगी। सोवरेन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ये चीज़ अपने कश्मीर इशू में आती है, जो जम्मू एंड कश्मीर इशू चल रहा है अपना, तो वो पाकिस्तान बार बार कहते रहते हैं, जो आउटर कंट्रीज़ हैं, आई शुड नॉट टेक द नेम, वो क्या कहती रहती हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, धारा 370 नहीं हटा सकते, ये नहीं हटा सकते, वो नहीं हटा सकते। इंडिया का प्रियम्बल क्या कहता है, हम सोवरेन कंट्री हैं, मतलब हमारी जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जो भी इंटरनल चीज़ें हो रही हैं, हम स्टेट में बदलाव ला रहे हैं, लॉ में बदलाव ला रहे हैं, कहीं भी अपने देश में बदलाव ला रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हमारे देश का कानून चलेगा, कोई बाहर का आदमी आके नहीं बोल सकता कि ये करो या ये ना करो। सोशलिस्ट, लोग जनरली ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, इसको कम्युनिस्ट थ्योरी से जोड़ते हैं। कम्युनिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें गवर्नमेंट का टोटल या पार्शियल हक होगा, ठीक है, ऐसा कम्युनिस्ट थ्योरी कहती है। पर हम किस थ्योरी के बेसिस में ये वर्ड यूज़ करते हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, फादर ऑफ इंडिया, की जो थ्योरी है उसके बेसिस में इसको यूज़ करते हैं। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में अच्छे चेंजेस लाना, ये पॉवर्टी, ये जो गरीबी है, अनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको हटाना। फिर वर्ड आता है सेकुलरिज्म, वी हैव है ये, ठीक है, वी हैव पॉजिटिव सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म देखो, 2 सेकुलरिज्म होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का क्या मतलब है बताऊंगी, पहले नेगेटिव सुन लो। नेगेटिव सेकुलरिज्म का क्या मतलब है कि देखो, सेंटेंस एक ही है, उसको 2 तरीक़ों से यूज़ किया गया है। सेंटेंस ये है कि स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस और यूएसएसआर, इन्होंने क्या कहा, कोई धर्म ही नहीं फॉलो करेगा। इसका मतलब इनके लिए क्या है कि धर्म फॉलो मत करो। इवन प्राइवेटली, यूएसएसआर में तो प्राइवेटली भी आप धर्म फॉलो नहीं कर सकते, कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। फ्रांस में आप पब्लिकली रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। भारत में पॉजिटिवली इसको यूज़ किया गया है, कैसे, आप सारे रिलीजन फॉलो कर सकते हो, पर कोई भी रिलीजन हमारे लिए, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके लिए बड़ा या छोटा नहीं है। सब अपने अपने धर्म अपनाओ, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका कोई धर्म नहीं है। वो जिसके साथ भी सही गलत हो रहा होगा, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल रूल। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल, मतलब जनता का राज्य चलना, ठीक है। तो ये तो तुमको पता ही होगा कि जो डेमोक्रेसी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
हमारी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं अपने नेता, हमारे नेता प्रधानमंत्री चूज़ करते हैं, है ना। तो ये हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है। फिर आता है रिपब्लिक। मोनार्ची वर्ड सुना है, मोनार्की। मोनार्की का क्या मतलब होता है, राज्य शासन। मेरा बेटा राजा, मेरे बेटे का बेटा राजा, फिर उसका भी बेटा राजा, सबके बेटे राजा राजा, ठीक है, सबके नहीं, उस फैमिली के बेटे, ठीक है। ये क्या होता है, मोनार्की सिस्टम। सिर्फ मेरा ही अधिकार चलेगा, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, ये होता है राजशाही। लेकिन रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो लोग चाहेंगे वो होगा। आज मैं राजा हूँ, मैं पीएम हूँ, कल मेरी सरकार गिरेगी। और पीएम का मतलब राजा नहीं होता, पीएम का मतलब होता है प्रधान सेवक। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सही वर्ड यूज़ किया था, प्रधान सेवक। इसका क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा सेवक, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है, लोगों की सेवा करने वाले लोग आएंगे। अब हम देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अभी तक हमने सिर्फ पहला पन्ना पढ़ा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका नाम है प्रीएम्बल। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें है क्या, वो क्या कहना चाहती है। तो ये क्या कहती है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स, रिटन सेट ऑफ रूल्स। मतलब बहुत सारे इसमें रूल लिखे गए हैं। कौन फॉलो करता है इसको, जितने लोग हैं उस देश में, वो सब इस नियम को फॉलो करते हैं। स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है, एक बार ये क्वेश्चन आया था शायद प्रीलिम्स में कि स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय अ बाउंड्रीज और हैव अ बाउंड्रीज on which people live who follow certain rules which is that is known as state। स्टेट का मतलब किसी भी नगर का मतलब, किसी भी प्रदेश का मतलब होता है एक ऐसी जगह जिसकी एक बाउंड्री हो, ठीक है, और उसमें कुछ लोग रहते हों जो कुछ नियम कानून फॉलो करते हों। वही नियम कानून कहाँ लिखे रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड होता है। मतलब तुम हर जो भी नियम है उसको तोड़ सकते हो, पर जो नियम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको नहीं तोड़ सकते। ये रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान का रिलेशनशिप क्या होगा। दोनों एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि भाई तुम मेरे को मत छुओ, मैं तुमको नहीं छूँगा। लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, इक्वालिटी शो करेंगे, सेकुलरिज्म शो करेंगे, ठीक है। और ये भी दिखाता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कैसे नियम बनाएगी और वो नियम लोगों तक कैसे पहुंचाए जाएंगे, ठीक है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को लेके। अब रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, ये सब तो लिखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, क्या अदा करता है, क्या अभिनय अदा करता है वो, ठीक है। तो देखो, इट डिस्क्राइब्स द रूल एंड रेगुलेशन दैट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट सोसाइटी हु लिव्स टुगेदर। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत में अलग अलग स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे देश में फॉलो किया जाता है। ये बताता है कि आप एक स्टेट पे दूसरे स्टेट पे कितना ट्रस्ट कर सकते हो, कि अगर हमारे यहाँ बाढ़ आएगी तो दूसरा स्टेट हमारी मदद करेगा, दूसरी सोसाइटी हमारी मदद करेगी, ये दिखाता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, एक ऐसी चीज़, मतलब ऐसे ये डायरेक्शन देता है कि जो गवर्नमेंट है और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो कैसे काम करेंगे। अब तुम सोचोगे कि अच्छा, स्कूल कैसे काम करेगा, ये इंस्टीट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा हुआ है ना कि जो स्कूल है उसका क्या वो होना चाहिए, कि मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ठीक है, तुम इस कास्ट के हो तुम बेंच में बैठो, तुम इस कास्ट के हो तुम ज़मीन में बैठो, और तुम इस कास्ट के हो इसलिए तुम डस्टबिन के पास बैठो। ऐसा लिखा हुआ है ना, इसलिए वो फॉलो करता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इट लेज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड इन द मैनर विच डिसाइड द इन विच डिसीजन आर टेकन। ये भी बताता है कि गवर्नमेंट जो बनेगी वो डिसीजन कैसे लेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी मन किया ले लिया डिसीजन। अब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि कल से कुछ भी ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो चलो हम मान लेते हैं। उसका एक लॉ पारित होता है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, उसके बाद बिल पास होता है, उसके बाद वो रूल बनता है, ठीक है। तो ये बताता है, इट डिफाइंस द पावर ऑफ ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशन टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। जो भी सरकारें होती हैं उनकी क्या पावर है, उनके पास क्या अधिकार है और क्या उनके पास अधिकार नहीं है, ये भी बताता है। जैसे जो अपोजिशन में है,
ठीक है, जो अपोजिशन में है वो सरकार नहीं बना सकती, लेकिन उसके पास भी अधिकार है कि वो सरकार के नियमों के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो क्या बताता है, पावर और ड्यूटी। इट ऑल्सो टेल्स द राइट ऑफ सिटीजन, डिफाइंस द रूल लॉ प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट देम। ये जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, जो लोग रहते हैं, उनके उनके अधिकारों को बताता है। लोग पहले जागरूक नहीं थे इतने, तो इसलिए क्या होता था, कोई भी मार देता था। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो गरीबों को एकदम खून चूस लेते थे, ऐसा करते थे। धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको अपना लॉ पता चल रहा है, इसलिए वो क्या देता है, पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है, जिसमें भी वोट सिस्टम होता है कि चलो ठीक है, तुम पिक करो कि तुम्हारा जो पीएम है, जो तुम्हारे लिए सेवा करने वाला है, जो तुम्हारे लिए रूल्स बनाने वाला है, वो कैसा होना चाहिए। तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो उसमें एकदम अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो, कि जिसमें सारे लॉज हों, सब हो। कभी कभी चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छे से नहीं बना होता है, बन रहा होता है। ठीक है, अमेरिका जो है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसके बाद बनाया था। किसके अगेंस्ट लड़ा था अमेरिका? ऑब्वियसली अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। आधी दुनिया अंग्रेज़ों के ही कब्ज़े में थी, आधी क्या, आधे से ज़्यादा। अंग्रेज़ कहा करते थे कि हमारी जो राज्य है, जो हमारा, वहाँ कभी सूरज नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि एक जगह डूबता है तो दूसरी जगह उग जाता है। तो अमेरिका किसके अगेंस्ट लड़ा? अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1787 में। सोच रहे हो, हम 200 साल पहले, हमसे ये 200-300 साल पहले ही हमसे आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो 1787 में बनाया। ऐसे ही फ्रांस ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था आफ्टर, पहली बार बनाया था 1791 में। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने बनाया था 1958 में। चेंजेस किए होंगे, कुछ चेंजेस लाए होंगे। अब बेसिक रूल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? द पावर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू डू थिंग्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है हमारी सरकारों को कि चलो तुम ये काम करो, तुमको ये पावर है कि तुम ये काम कर सकते हो। लिमिटेशन भी बताती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम कर सकते हो और ये काम नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो लोग हैं उनके अधिकार क्या क्या हैं, जन्म सिद्ध अधिकार क्या क्या हैं, कि अगर तुमको कोई रोक रहा है कि नहीं तुम पढ़ने मत जाओ, तो वो लड़ सकता है उसके अगेंस्ट, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है वो बचपन से होता है। हाउ रूल्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। अब ये रूल्स तो अभी बन गए हैं, बाद में जब ये नए रूल की ज़रूरत पड़ेगी, जब लोग नए तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे, तब हमको किस तरीके के रूल्स बनाएंगे, किस तरह के रूल हम बना सकते हैं, ये भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय। आई थिंक आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।